गहराई से स्वागत करते हैं। समय हुआ है गीत नृत्य और परंपरा कार्यक्रम का। श्रोताओं, सबसे प्रथम नूतन वर्ष अभिनंदन, हार्दिक बधाइयाँ इसके लिए। नया साल विक्रम संवत 2083 शुरू हुआ है। आप सबको शुभकामनाएं। कल से चैत्र मास भी प्रारंभ हुआ और नवरात्रि भी मनाई जा रही है। दूसरा दिन है आज और हम आज देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, जो हमें तप और आचरण से जोड़ती है। और तप और आचरण जो है नृत्य के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। गीत नृत्य और परंपरा कार्यक्रम में आज जो हमारी अतिथि हैं वे एक नृत्यांगना हैं और साथ ही साथ हिंदू गर्ल्स की छात्रा भी हैं। नृत्य जो शरीर की हरकतों और भाव भंगिमा और लय के माध्यम से भावनाओं अथवा किसी कहानी, कथा या किसी किस्से को व्यक्त करने की एक कला है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के हैं और सांस्कृतिक लोकगीतों के साथ नृत्य प्रचलित हैं, जो लोक नृत्य रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं नृत्यांगना जो हैं हमारी सुश्री प्रगति त्रिपाठी जी। स्वागत है प्रगति जी आपका आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपको नमस्ते और धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस मंच पे आ सकूं। सारे प्रोडक्शन की टीम को भी मेरा सादर प्रणाम और श्रोताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। प्रगति, हम जानना चाहेंगे कि आपकी रुचि नृत्य में कैसे बढ़ी? जी, तो मैं नृत्य कर रही हूँ जब से मैं 6 साल की थी, तो काफ़ी समय हो गया है जी। तो जब मैं छोटी थी तब जैसे मतलब कभी कभी भजन मुझे सुनाई दे दिया, कहीं कोई भी मुझे गाना सुनाई दे दिया तो मैं नृत्य करने लगती थी अपने से ही। अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था सीखना। तो मेरे माता और पिता को ये दिखा तो उन्होंने सोचा कि इसको नृत्य में काफ़ी रुचि है तो इसको नृत्य में ही डालते हैं, हो सकता है ये आगे बढ़ के इसी में अपना करियर बनाए, हो सकता है इसी में ये काफ़ी आगे बढ़े। तो जब मैं 6 साल की थी तभी से मैं नृत्य सीखते हुए आ रही हूँ। मेरे घर के बगल में ही एक हमारी गुरु थी, वो नृत्य सिखाती थी, तो मैं उन्हीं के यहाँ अपना सबसे पहला नृत्य स्टार्ट की थी। तो आज अगर मैं यहाँ पे आपके साथ। तब आपको कोई शैली से मतलब नहीं था? नहीं, सिर्फ आप नृत्य सीख रही थी? बस ऐसे ही, मतलब मुझे पसंद था तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी पापा ने लगाया है तो उसको स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या पता था कि आज अगर मैं यहाँ आपके पास बैठी हूँ तो मेरे माता पिता की देन है, उन्हीं लोग के कृपा से आज मैं जो भी हूँ अपने नृत्य में हूँ। अगर उन लोग ने उस समय मेरी रुचि, मेरा टैलेंट, मेरा पैशन उसके प्रति नहीं पहचाना होता तो हो सकता है आज मैं यहाँ बैठ के आपसे नृत्य के बारे में बात नहीं कर रही होती। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने आपको 26 जनवरी में जो तिथि थी वहाँ पर इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर आपको पहली बार देखा था और आप बहुत अच्छे से अपना नृत्य प्रदर्शन कर रही थी। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप मंच पर भी जुड़ी हुई हैं। हाल ही में आपने जो अंतिम कार्यक्रम हुआ उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी, तो अभी हाल ही में एक हम लोग का भारत से नेवी का शिप आया था, तो इंदिरा गांधी से हम लोग गए थे वहाँ पे परफॉर्म करने। तो एक डांसर को एक स्टेज पे, ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब एक स्टेज पे जाने के लिए आपको बस प्रिपेयर नहीं होना पड़ता है, क्योंकि देखिए मैं इतने सालों से सीख रही हूँ तो एक चीज़ मैंने इन सालों में सीखा है कि एक डांसर और एक नॉर्मल आदमी बहुत डिफरेंट होते हैं। कैसे? जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल आदमी से अपने बारे में पूछें तो वो अपने बारे में बताएगा, लेकिन अपने बारे की गहराई के बारे में वो नहीं जानता है। जैसे कि एक डांसर कैसा होता है, जब आप एक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं स्टेज पे तो आप बस नृत्य नहीं कर रहे हैं, अपने बॉडी को मूव नहीं कर रहे हैं, बस अपने अंदर के भाव को दिखा रहे हैं। क्योंकि जब आप स्टेज पे होते हैं तो आपके पास एक ऑडियंस होता है। बिल्कुल, एक ऑडियंस जिसको आपको बताना है कि देखो मैं ये कहानी तुमको सुना रहा हूँ। केवल बताना नहीं है, उनको जोड़े रखना है। एग्जैक्टली, उन लोगों को उस इमोशन में उन लोगों को भी डुबाना है। बिल्कुल। तो उस इमोशन को डुबाने के लिए पहले हमको खुद का अपना सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है हर एक डांसर के पास ज़्यादा है कंपेयर टू एक नॉर्मल पर्सन। क्योंकि
जब हम लोग एक क्लासरूम में भी होते हैं तो हम लोग का भरतनाट्यम में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने धरती को प्रणाम करने से। तो ये हम लोग को दिखाता है कि हम लोग पहले अपने धरती माँ को प्रणाम कर रहे हैं कि थैंक यू कि हम लोग आपके वजह से हम लोग अपने नृत्य को परफॉर्म कर पा रहे हैं। हम लोग का जो नमस्कार होता है उसमें हम लोग सबसे पहले धरती माँ से बोलते हैं कि थैंक यू, फिर उनके से क्षमा मांगते हैं कि हम आपके ऊपर अपने पैर को रख रहे हैं। इतने डेप्थ में हम लोग इसको सोचते हैं। फिर हम लोग जितने ऑडियंस हैं उनको प्रणाम करते हैं, फिर भगवान नटराज को प्रणाम करते हैं, फिर अपने ऑडियंस को प्रणाम करते हैं। तो जब हम लोग स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम लोग सोचे कि हाँ घर पे क्या बना होगा खाने में, फिर हम लोग यहाँ अपना बस बॉडी हिला रहे, नहीं, उससे तब ऑडियंस भी बोलेगा ये तो बस अपना बॉडी मूव कर रहा है। जबकि जब आप पूरे इमोशन से उसको दिखाते हैं, आपको रिलेट करना है और ऑडियंस को जोड़े रखना है। जो आपके दर्शक हैं उनको जोड़ना आवश्यक है। एग्जैक्टली। तो जब हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर हम लोग खुद में ही समाहित नहीं हैं तो हम लोग उन लोग को अपने डांस में कैसे समाहित कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको जानकारी देते हैं कि आज सुश्री प्रगति त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। तो आपका जो विशेष झुकाव है वे है भरतनाट्यम पर, जो एक क्लासिक शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ा हुआ है, शास्त्रीय नृत्य कला है। इस पर आप हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दें। जी अवश्य। तो स्टार्ट करने से पहले संस्कृत में एक बहुत सुंदर वर्स है जो नृत्य को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जो कि है सर्वम नृत्य निहितम। इसका मतलब होता है एवरीथिंग इज एम्बेडेड इन डांस। सब कुछ नृत्य में ही समाहित है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कई सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, एक नृत्य करने वाला व्यक्ति ही इसके गहराई को समझ सकता है। बिल्कुल। जैसे नृत्य बस एक मूवमेंट ऑफ बॉडी नहीं है, नृत्य साधना है, नृत्य पूजा है, नृत्य एक मेडिटेशन है। अगर हम लोग देखें भरतनाट्यम एक थेरेपी भी है। एग्जैक्टली। हम लोग अगर मान लीजिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं कभी कभी स्कूल से ट्यूशन से थक के आती हूँ, बोलती हूँ आज तो मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, आज तो एकदम लो फील हो रहा है, लेकिन अभी मैं गाना लगा के थोड़ा डांस कर लूँ, एकदम फ्रेश फील होने लगता है। तो एक डांसर को थेरेपी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुम डिप्रेशन में जा रहे हो तो जाओ डांस कर लो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा वो तुम। तो भरतनाट्यम जो है मेरा, ये तमिलनाडु से निकला हुआ है, लेकिन भरतनाट्यम का जो उत्पत्ति हुआ था वो स्वयं नटराज जी से हुआ था। तो भरतनाट्यम सबसे पहले मतलब पहचान में आया कैसे? तो चिदम्बरम आप जानती होंगी, एक मंदिर है साउथ ऑफ इंडिया में। तो वहाँ पे शिव जी ने नटराज के रूप में आए थे। वहाँ की एक रानी थी, उनका नाम काली था। तो उन्हें, वो भी एक नृत्य करने वाली थी, उन्हें अपने नृत्य पे बहुत अहंकार था, गर्व नहीं बोलेंगे, अहंकार था। उन्हें अहंकार था कि मुझसे अच्छा नृत्य कोई कर ही नहीं सकता, मैं सबसे बड़ी नृत्य वाली हूँ, मेरे सामने सब झुक के रहेंगे, तुम नृत्य आता है तुमको लेकिन मुझसे ज़्यादा तुमको नहीं आता। ये अहंकार उसे चूर कर रहा था। तो शिव जी ने बोला कि आज मैं इसको एक चैलेंज देता हूँ। शिव जी आए नटराज के रूप में, बोले कि तुम मुझसे कंपटीशन करो, लेकिन वो तो अहंकार में चूर, बोली कि मैं आपसे क्यों करूं, मैं तो सबसे अच्छे नृत्य वाली हूं, मुझे प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे सारे जो मेरे वासी हैं वो उन लोग से ही पूछ लीजिए, मुझे पता है कि मैं सबसे अच्छा नृत्य करती हूँ। तो शिव जी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम सच्ची में सबसे अच्छा नृत्य करती हो तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। तो उसने बोला ठीक है। तो जब ये चैलेंज होते गया तो आखिर में नटराज जी जीत गए। अब उनको इतना खुशी हुआ नटराज जी को कि वो आनंद तांडव करने लगे। अब इस आनंद तांडव में से 3 चीज़ निकला, जो कि था भाव, राग और ताल। अब इन तीनों को मिला के हमारा बना भरतनाट्यम। तो आप देख रही हैं ये मतलब पूरा एकदम प्रभु से जुड़ा हुआ है। तो जब प्रभु ने आनंद में तांडव किया तो ये 3 चीज़ निकले, भाव, राग और ताल, जिससे भरतनाट्यम बना।
अब चिदम्बरम आज भी डांसर्स लोग के लिए एक बहुत स्पेशल जगह है। मैं आज तक गई नहीं हूँ, लेकिन मेरा ड्रीम एक प्लेस तीर्थ के समान है। जी। बिल्कुल। वहाँ पे आपको अंदर में फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ पे नटराज जी का तो मूर्ति है ही, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे और भी मूर्तियाँ हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं क्या, कला। करनास। करनास मतलब बॉडी पोस्चर्स, और मुद्रास। मुद्रास मतलब हम लोग के हैंड जेस्चर्स जो हम लोग भरतनाट्यम में अपना यूज़ करते हैं। जी। तो आप अंदर वहाँ पे जब घुसेंगी तो वहाँ पे आपको फील होगा वाओ, मतलब वो नटराज जी वहाँ स्वयं आए थे, उस चीज़ का आपको अभी तक आभास वहाँ पे हो सकता है, इतना वो डिवाइन है वहाँ पे की। तो फिर जब नटराज जी ने इसका इन्वेंशन कर दिया था तो फिर ये आगे कैसे बढ़ा। तो फिर एक दिन भरत मुनि आए शिव जी का दर्शन करने। तो फिर भरत मुनि शिव जी को देखे कि शिव जी कुछ मुद्राएं कर रहे थे हाथ से। तो भरत मुनि ने रुचि दिखाया, उन्होंने बोला कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं। तो भरत मुनि को शिव जी ने फिर एक्सप्लेन किया कि ये भाव राग और ताल से बना हुआ ये एक नृत्य है। तो फिर भरत मुनि ने बोला क्या आप इसका ज्ञान मुझे दे सकते हैं। तो भरत मुनि वह पहले व्यक्ति थे जिनको भरतनाट्यम का ज्ञान मिला था, स्वयं शिव जी से। तो शिव जी ने भरत मुनि को ये सारा ज्ञान दिया। फिर भरत मुनि ने बोला कि मैं बस अपने पास ही नहीं रख सकता इस ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान आप जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। बिल्कुल। तो भरत मुनि ने बोला कि स्वयं प्रभु ने मुझे ये ज्ञान दिया है, तो क्यों ना मैं इसको पूरे विश्व को दिखाऊं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे हम लोग के शास्त्र हैं, हम लोग के वेद हैं, महाभारत रामायण, तो भरत मुनि ने एक शास्त्र लिखा जिसको बोलते हैं नाट्य शास्त्र। जी। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। तो ये शास्त्र आज तक हम लोग यूज़ करते हैं अपने भरतनाट्यम में, जिसमें वही जैसे मैंने आपसे बताया है कि चिदम्बरम में बहुत सारे मूर्तियां हैं, तो नाट्य शास्त्र में यही लिखा हुआ है। वो पूरा बुक संस्कृत में है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है एक डांसर कैसा होना चाहिए। अगर आपने नटराज जी का मूर्ति देखा होगा, उनका एक पैर उठा है पर उनके पैर के नीचे एक असुर है। उसका नाम है अपमसुर। उस सुर में क्या था, अहंकार, लेजीनेस, हेट, जितनी राक्षसी बुद्धि थी सब उसमें थी। तो नटराज जी उसके ऊपर चढ़ के ही क्यों अपना पोज किए। नटराज जी तो ऐसे भी पोज दे सकते थे अपना, लेकिन नटराज जी ये दिखाना चाहते थे कि अगर आप एक डांसर हो तो आपको इन सब को छोड़ना पड़ेगा, आपको लेजीनेस छोड़ना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ, आपको दूसरों के प्रति घृणा छोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे डांसर बन सकते हो। ये नटराज जी ने दिखाया, ये हमारे नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही ये हमारे परंपराओं से जुड़ा हुआ है। तो ये तो हमारी पूजा भी सिखाती है। आज हम नवरात्रि सप्ताह में चल रहे हैं, तो पूजा में भी तो तप साधना के साथ साथ आपको अहंकार छोड़ना है, घृणा छोड़नी है, एक दूसरे के प्रति जो गलत भाव हैं उनको त्याग करना पड़ता है। ये सब हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से ज्ञान दिया गया है। वही ज्ञान नृत्य के साथ भी जुड़ता है। जी। तो ऐसे ही जब भरत मुनि ने ऐसे ये सब लिख दिया था, लेकिन भरतनाट्यम का नाम भरतनाट्यम था नहीं जब शिव जी ने भरत मुनि को दिया था ये ज्ञान। 1930 से पहले भरतनाट्यम का नाम था सदिर। अब सदिर का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ है? सदिर का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, दिखाना। तो प्रेजेंटेशन उसको क्यों बोला जाता था, क्योंकि सदिर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डांसर्स बस परफॉर्म करते थे और उन लोगों को बोला जाता था देवदासी, देवों की दासी। अब वो देवों की दासी क्यों कहलाती थी, क्योंकि पहले, अब तो नृत्य हो गया कि हाँ हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, काफ़ी सारे रीजंस हो गए हैं, लेकिन पहले बॉडी को फिट रखना भी एक नृत्य में ही आता है। कि अगर आप नृत्य सीख रहे हैं तो बॉडी भी सही रहती है। जी। क्योंकि आप नियम अनुसार जीवन डिसिप्लिन तो बहुत आवश्यक है इसके लिए, बहुत आवश्यक है। तो
जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पहले सदिर बोला जाता था तो देवदासी करती थी। देवदासी लोग का भावना क्या होता था, जी अगर आपको एक देवदासी बुलाया जा रहा है तो आपके में कुछ स्पेसिफिक गुण होने चाहिए। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो इस भाव से करना चाहिए कि हे भगवान, मैं अपना कला आपको अर्पित कर रही हूँ, मैंने इसको सीखा है लेकिन मैं आपको इसको अर्पित कर रही हूँ क्योंकि आप ही ने तो ये ज्ञान हमें दिया है। तो देवदासी लोग का ये भाव रहता था। तेरा तुझको अर्पण। जी यही भावना है ना। जी जी, जो आपने मुझे दिया वही मैं मैं आपको समर्पित करती जी हूँ। जी बिल्कुल। तो समर्पण भाव इसमें सबसे बहुत प्रमुख ज़्यादा हो गया। जी। जी तो फिर उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन आया भरतनाट्यम में। जब मुग़ल लोग का राज आया तो भरतनाट्यम धीरे धीरे कहीं लुप्त होते गया। फिर से कई सालों बाद जब तमिलनाडु में और सारे राजा आए तब फिर से इसको पहचाना गया, लेकिन उस समय तक तो सदिर नाम भुला गया था। तो फिर हम लोग ने सोचा, मतलब उन लोगों ने सोचा कि इसका नाम क्या रखें। तब उन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, उन लोगों ने बोला इसमें तो भाव है, इसमें ताल है और इसमें राग है, तो इसका नाम भरतनाट्यम रखते हैं। तब 1930 के बाद से इसका नाम सदिर था, लेकिन फिर इसका नाम भरतनाट्यम हो गया। तो यही एक हिस्ट्री रहा है। लेकिन भरतनाट्यम, जैसे आपने बोला कि इसमें डिसिप्लिन बहुत होता है, क्योंकि किसी भी नृत्य, किसी भी कला, चाहे शिक्षा ही जी आपको ग्रहण करनी है तो आपको नियम अनुसार ही ग्रहण करना, तभी वो टैलेंट आपका उभर के आ पाएगा। वही, क्योंकि इतने सालों में जो मैंने सीखा है कि जिस दिन आपको ना भी मन करे, किसी दिन मुझे मन करता है कि आज नहीं जाऊंगी डांस क्लास, आज छोड़ देती हूँ, आज थोड़ा लेज़ी लग रहा है, आज थोड़ा सा आलस हो रहा है, नहीं जाऊंगी, लेकिन उस फीलिंग को क्रॉस करके जो डांस क्लास जाता है, जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है, क्योंकि डिसिप्लिन आपके मूड से नहीं चलता है। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन ये हम लोग को सिखाता है कि अगर आपको कुछ पाना है तो किसी हद तक आप जा सकते हो। तो ये डिसिप्लिन हम लोग, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, तभी कुछ पाएंगे। जी जी। तो ये डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसे हम लोग जब कक्षा में जाते हैं तो हम लोग पहले अपने गुरु का पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग नमस्कार करते हैं, हम लोग अपने धरती माँ को बोलते हैं कि धन्यवाद, आज्ञा प्राप्त करते हैं आपसे। कई सारे रीज़न्स है। जैसे डांस, स्पेसिफिकली भरतनाट्यम अगर मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर एक डांस फॉर्म का अपना महत्व होता है। और अगर आप देखें असलियत में किसी भी आर्ट, कोई भी आर्ट हो, भले वो चित्र वाला हो या फिर आप एक पोएट हो, कोई कुछ भी, अगर आपके पास एक आर्ट है तो आपके पास सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। अगर आपके पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो आप एक आर्टिस्ट नहीं कहला सकते हो। क्योंकि एक आर्टिस्ट की लाइफ में, देखिए, कठिनाई सबके लाइफ में होता है, सबका लाइफ डिफरेंट होता है, लेकिन एक आर्टिस्ट का लाइफ, मैं बिलीव करती हूँ, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी बोलेगा कि आज मुझे आलस आ रहा है, आज मैं ये नहीं करूँगा, वो भले वो ना करे, उसका लाइफ इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप किसी बड़े एम के लिए करो तो मे भी होगा, बट अगर एक आर्टिस्ट बोले कि आज मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, तो आज कोई और प्रैक्टिस कर रहा है, आपकी जगह कोई और आगे बढ़ रहा है आपसे, आप एक रेस में हो। अगर आज आपने नहीं किया तो कल आपसे 2 कदम आगे कोई और बढ़ चुका होगा। ये बहुत अच्छा आपने बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की कला हो, कोई भी कला हो। मैं तो कहती हूँ शिक्षा ही ग्रहण करने के लिए अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी बताते हैं, सुबह आप नियम अनुसार उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, कक्षा में जाते हैं तो गुरु को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबका सम्मान करते हैं, तो आप में वो भाव आते हैं और तभी आप भावपूर्ण संवेदनशील व्यक्ति बन पाते हैं। संवेदना भी कहीं बहुत आवश्यक होती है कला के लिए। जी जी जी। फिर आपने भरतनाट्यम कब से सीखना शुरू किया
और कहाँ तक आप पहुँच पाई आज? जी, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं जब 6 साल की थी, जी, मेरे माता पिता की देन है कि आज मैं अपने कला को अभी तक फॉलो कर पा रही हूँ, अपने पैशन को, अपने टैलेंट को और बढ़ा पा रही हूँ। तो 6 साल की थी तब से मैंने एक प्राइवेट ट्यूशन स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद से मेरा जब मैं आगे पढ़ते गई, अपने बड़े कक्षा में गई, तब मेरा ट्यूशन और मेरा स्कूल का क्लैश होने लगा, तो डांस को उतना मुझे टाइम देने का मौका नहीं मिला। तब बीच में एक ब्रेक हुआ जहाँ पे मैंने अपना डांस ट्यूशन छोड़ दिया। तो ये भी मैं मानती हूँ पर्सनली कि एक आर्टिस्ट के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आप मजबूर हो जाते हो कि आपको एक कुछ चूज़ करना पड़ता है। और हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में जीते हैं जहाँ पे एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक आर्टिस्ट अपने आप को दबा लेता है, उसकी वजह से वो उतना उभर नहीं पाता है। तो स्कूल और ट्यूशन की वजह से मैंने अपना डांस छोड़ दिया 2 साल तक के लिए लगातार। फिर 2 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ में कुछ तो कमी है, कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि एक आर्टिस्ट का लाइफ ही उसके आर्ट में है, उसके बिना उसका लाइफ अधूरा कि उसका लाइफ ही नहीं है, मुझे पर्सनली फ़ील होता है। तो 2 साल बाद मैंने रियलाइज़ किया, फिर मैंने MGI में अपना भरतनाट्यम का फिर से जर्नी स्टार्ट किया और अभी तक मैं वहीं पे सीख रही हूँ। और अभी 2 साल में मेरा एडवांस का सर्टिफिकेट वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और अभी रिसेंटली मैंने IGCIC में अपना कथक का जर्नी भी स्टार्ट किया है और आगे जाके मुझे एक दूसरी नृत्य शैली। जी, वैसे तो मेरा छोटे पर से मतलब मेरा सपना था कि मैं हर एक आर्ट फॉर्म सीखूं। मतलब एक बार आप अगर आर्टिस्ट बन जाओ तो आपके में वो क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, मुझे इस टाइप का भी करना है। तो हो सकता है फ्यूचर में मैं और भी टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म सीखूं, क्योंकि मेरा छोटे पर से सपना है। और ये क्लासिकल डांस में जब से मैं घुसी हूँ तब से मुझे म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट हुआ है। तो रिसेंटली मैं गिटार पिछले साल सीख रही थी, अब इस साल तो उतना हो सकता है ना कर पाऊँ, लेकिन हो सकता है जब मैं अपना स्कूल ख़त्म कर लूँ तब मैं सितार, वीणा, इन सब चीज़ों में भी जाना चाहूँगी, अपनी भागीदारी जोड़ना चाहेंगी। जी। चलिए, अब मैं आती हूँ, भरतनाट्यम और कथक में क्या अंतर है? जी, तो भरतनाट्यम और कथक में बेसिकली अंतर ये है कि हैं दोनों नृत्य शैली, दोनों और दोनों ही भारत से हैं। एक तमिलनाडु से है और दूसरा संबंध उत्तरी भारत से है। कथक फॉर्म जो है वो उत्तर भारत का है। जी। तो इसमें बेसिकली इसका ताल सिस्टम डिफरेंट है। तो भरतनाट्यम और कथक दोनों हैं क्लासिकल डांसेस ही, लेकिन संगीत अलग। जी, उसका संगीत, उसका ताल सिस्टम अलग है। जैसे भरतनाट्यम में हम लोग यूज़ करते हैं कर्नाटिक, लेकिन वही कथक में हम लोग यूज़ करते हैं थोड़ा सा दूसरा डिफरेंट ताल होता है उन लोग का। और कथक में जैसे कथक कैसे निकला, कथक बेसिकली सबसे पहले हम लोग कथा कहने का हाँ। कथक में जो शब्द से मैं जोड़ रही हूँ, जी। कथा कहने का प्रवाह जी नृत्य के साथ। और पहले के जब मुगल आए थे जी, तब कथक भी जैसे आपने बोला कि कथा के रूप में, तो भरतनाट्यम तो हम लोग जैसे मैंने आपको बताया वो देवों से ज़्यादा रिलेटेड था जी। कथक भी है, लेकिन कथक मोस्टली जैसे राजघरानों में इन सब चीज़ों में ज़्यादा वो रहता था और कथक मंदिरों में ज़्यादा रहता है। लेकिन आज के समय में अगर आप देखें तो दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और कथक में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुआ उसको फिर से अपने जीवन में लाने के लिए, नॉर्मल लाने के लिए, क्योंकि जब मुग़लों का राज आया था पहले, तो कथक को एक डांस फॉर्म की तरह नहीं देखा जाता था उसको, और कथक के डांसर लोग को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, क्योंकि तुम राजघराना में डांस कर रहे हो तो तुम नीचे क्लास की हो। लेकिन असलियत में एक डांसर, एक आर्टिस्ट सबसे ऊपर दर्जा दिया जाता है उन लोग को, तो उन लोग को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर जब आगे बढ़ता गया
तो फिर कई लोगों ने इसको पहचाना, इसके इम्पोर्टेंस को पहचाना, फिर बोला कि नहीं, ये भी एक नृत्य है और एक नृत्य को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना बाकी नृत्यों को दिया जाता है। फिर उसके बाद से उसका फिर ग्रोथ स्टार्ट हुआ। तो कथक में जो मैंने कहा, कथा शैली कही जाती है नृत्य के माध्यम से। तो आपको ये अंतर जब मैं देखती हूँ तो आपको क्या सबसे ज़्यादा रुझाता है, भरतनाट्यम या कथक? देखिए, मुझे तो पसंद दोनों है। दोनों है। आपकी तो आकांक्षा कि आप सभी हाँ, शास्त्रीय नृत्य सीखें। जी 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 जी। तो पसंद तो मुझे दोनों है, बस बेसिक डिफरेंट ये है कि कथक में कहानियाँ ज़्यादा हैं, जैसे आपने बोला जी। और भरतनाट्यम में हम लोग कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन हम लोग का बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होता है। जैसे भरतनाट्यम में हम लोग का एक कीर्तनम है नटराज जी के ऊपर, कथक में कवित्वम है कृष्णा जी के ऊपर। तो नटराज जी के बारे में हम बताएंगे, लेकिन उतना नहीं जितना हम कृष्ण लीला में बताएंगे। अच्छा, अब मेरा जो प्रश्न है, कथक और भरतनाट्यम में कौन सी शैली में फुटवर्क ज़्यादा है? फुटवर्क तो कथक में ज़्यादा है, क्योंकि भरतनाट्यम में आप पूरा बॉडी यूज़ करते हो। जी। मैं ये नहीं बोले कि एक डिफ़िकल्ट है एक ईजी है, डिफ़िकल्ट सब होता है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को कर नहीं रहे हो तब तक आप किसी चीज़ को ईजी नहीं बोल सकते हो। बिल्कुल। अगर आप किसी चीज़ को कभी किया नहीं है, अगर मान लीजिए मैंने कभी डांस नहीं किया होता, तो मैं ऑडियंस में बैठ के किसी को जज नहीं कर सकती कि ये अच्छा डांस नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके सालों के पीछे का जो संघर्ष था वो तो मैंने नहीं देखने गई हूँ, तो मेरा हक नहीं बनता है कि मैं उसको जज करूँ। तो भरतनाट्यम में जैसे हम लोग अपना पूरा बॉडी यूज़ करते हैं, लेकिन कथक में बेसिकली मतलब सबसे मेन में हम लोग का पैर आता है, जिसमें हम लोग ताल देते हैं, और चक्कर सबसे ज़्यादा होता है। जबकि भरतनाट्यम में तो हम लोग के आडवूज हैं, तिल्लाना है, आलारिपू है, ये सब जो आइटम्स होते हैं ये हम लोग फॉलो करते हैं। और कथक में कवित्व होता है, हम लोग का जैसे प्रवेश होता है, ये सब होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। और भरतनाट्यम में वही हम लोग बॉडी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कथक में अपने पैरों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हाँ। तो कौन सा ज़्यादा कठिन है, पूरे शरीर का भावभंगिमा दिखाना या के पैरों का? कठिन तो दोनों है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से जब आप बात करते हैं किसी को प्रभावित करना है कि इसमें पैरों की मूवमेंट कम है, बॉडी का काम ज़्यादा है, और इसमें शरीर का ज़्यादा कार्य है, पैरों का कम है, तो कहाँ आप अंतर बता पाती हैं? तो इसमें अगर आपको अंतर चाहिए तो अंतर में भरतनाट्यम में बोलूँगी आपसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें आपको देखिए कथक में भी आपको ज़्यादा काम करना है अपने पैरों का, लेकिन भरतनाट्यम में हम लोग खड़े होकर नहीं डांस करते। भरतनाट्यम में हम लोग अरय मंडी करते हैं, हाफ सिटिंग हम लोग उसको बोलते हैं। तो भरतनाट्यम में आप कोई भी डांस खड़ा होकर नहीं कर सकते, फुल बॉडी का यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग को एक ऐसे वी शेप में अपने पैरों को बनाना झुकाए रखना है, उसको हम लोग अरय मंडी बोलते हैं। और उस पोस्चर को मेंटेन करके हम लोग को पूरा डांस करता है। हाँ, वो ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि आपके घुटने मुड़े हुए हैं। आपको अपने पूरे बॉडी का बैलेंस अपने पैरों पे करना है, और उसके साथ साथ आपको अपने मूवमेंट को दिखाना है। जबकि कथक में आप खड़े होके ही डांस कर रहे हो, लेकिन उसमें भी मेहनत है, ये नहीं कहूँगी कि उसमें मेहनत नहीं है। लेकिन भरतनाट्यम में स्टामिना, बॉडी बैलेंस, और जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने बॉडी को और अपने मन को दो जगह रख के डांस नहीं कर सकते हो। अगर आप एक डांसर हो तो आपका चित्त, आपका मन, आपका बॉडी सब कुछ अलाइन होना चाहिए, तभी आप एक डांसर कहला सकते हो। इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है आपको, तभी आप कर पाते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा। अब मैं जानकारी चाहती हूँ कि चेहरे, आपका जो मुख है, मुखमंडल को प्रदर्शन भरतनाट्यम में अधिक होता है या कि कथक में? जी, भावभंगिमा जो आँखों से है, आप बता रही हैं, कुछ प्रदर्शित कर रही हैं कि मुझे गुस्सा है, मुझे प्यार है,
मुझे प्रेम भाव दिखाना है, तो किस में ज़्यादा अधिक है, कथक में या कि भरतनाट्यम? जी, तो एक्सप्रेशन में तो ज़्यादातर कथक में मैं कहूँगी, क्योंकि भरतनाट्यम में देखिए कथक में हम ज़्यादा कहानियाँ सुनाते हैं, तो कहानियाँ सुनाने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा ऑडियंस को कि मैं तुमको ये दिखा रही हूँ। अगर हमको प्रेम भावना दिखाना है तो वो प्रेम दिखना चाहिए चेहरे पर। बस बॉडी मूवमेंट करके किसी को नहीं दिखा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बिल्कुल। तो वो एक्सप्रेशन दिखना चाहिए, क्योंकि हम एक कहानी बता रहे हैं किसी को। जी। अब एक कहानी इमोशनलेस तो हो नहीं सकता, तो एक कथा में जी भाव तो दिखाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं रामलीला कर रही हूँ, अब रामलीला में अगर मैं अपना पूरा एक्सप्रेशन को ऑफ करके बस बॉडी मूव करूँ, क्या वो ऑडियंस मुझे समझ पाएगी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही कथक में एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि भरतनाट्यम में हम लोग देखिए कंबाइन करते हैं, हम लोग थोड़ा सा नाटक लेते हैं, थोड़ा सा बॉडी का मूवमेंट जो कि आडोवूज होते हैं, ये सब होते हैं, उन सबको मिक्स करके करते हैं। जबकि कथक में ज़्यादातर आपको फेस का ज़्यादा दिखाना पड़ता है, कि मतलब अगर मान लीजिए हम लोग ने ऐसे एक पुष्प लिया, फिर उसको फेंकने जा रहे हैं, तो ये फेंकने वाला मूवमेंट दिखाना पड़ता है आपको। जबकि भरतनाट्यम में अगर आपने कुछ करके ऐसे कर भी दिया तो नहीं कोई देखेगा, क्योंकि आपका बॉडी आपके फेस को कवर कर लेता है कहीं ना कहीं। लेकिन कथक में सबसे मेन आपका यही होता चेहरा, है, यही क्योंकि मेरा आपका मतलब बॉडी कि जब आप कथा सुना रहे हैं तो आपके भाव जो हैं आपकी शक्ल पर दिखने चाहिए जी, पूर्ण रूप से, क्योंकि भरतनाट्यम में कहीं ना कहीं आपका बॉडी आपके फेस को कवर कर लेता है। लेकिन कथक में आपका फेस ही इम्पोर्टेंट है। जी, आपका फेस ही कम्युनिकेट कर रहा है आपके ऑडियंस से। जबकि भरतनाट्यम में तो आपका मतलब बॉडी भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग देखेंगे हाँ इसका मूवमेंट बड़ा सुंदर था, इसका ये पोस्चर जैसे करनाज बॉडी पोस्चर बड़ा सुंदर थे, इसके मुद्रास सुंदर थे। लेकिन कथक में आपके फुटवर्क ज़्यादा हैं, बॉडी कम है, तो लोग देखेंगे कि हाँ इसने ये भाव दिखाया, इसका मतलब ये था। तो उसमें एक्सप्रेशन मेन रोल है कथक में। कथक में मेन रोल एक्सप्रेशन का होता है। कथा कहने का होता है, जो कि आप अपने चेहरे से, अपने भावों से दिखा पाते हैं। जी जी। अच्छा, अब मैं आती हूँ कि हमारे यहाँ हमारी विश्व धरोहर है गीत गवाई। मॉरिशस की बड़ी पहचान है गीत गवाई। भारत में भी लोक नृत्य बहुत से हैं। गीत गवाई यहाँ का लोक नृत्य है, जो कि शुरुआत होती है ईश्वर की वंदना से, उसके बाद ढोलक की पूजा, उसके बाद धरती की पूजा, बहुत से भाव उसमें भी दिखाए जाते हैं गीत गवाई में। पर भारत में भी जैसे लोक नृत्य हैं, पंजाब की तरफ जाएं तो भंगड़ा है, गिद्दा है, और गुजरात की तरफ जाएं तो गरबा है, डांडिया है, जो कि नवरात्रि पूजा में बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो इसके बारे में लोक नृत्य पर आपका क्या विचार है? जी, लोक नृत्य तो मैं बोलूँगी कि उसके लिए आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है। देखिए, अगर आप असलियत में देखें, नृत्य हम सब में है, हम सब में समाहित है। लेकिन बस उसको जागरूक करने के लिए काफ़ी कम लोग होते हैं, और वही लोग बाद में डांसर कहलाते हैं। जी, मैं मानती हूँ हम सब डांसर हैं, हम सब के अंदर एक डांसर है। आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो कुछ लोग खाली मोबाइल पर अपना नृत्य दिखाकर अपने आप को डांसर मानते हैं, पर जो प्रोफेशनल डांसर हैं उनका कैमरा से, उनका मोबाइल से, उनका किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपने आप को अलाइन रखना है नृत्य के साथ। जी, इस पर भी मैं आपके विचार जानना चाहूँगी। पहले हम बात कर रहे थे लोक नृत्य पे। जी, तो लोक नृत्य उसमें क्या होता है, जैसे वो एक लोकल डांस है, वो तो एक फोल्क डांस है। जी, तो फोल्क डांस में आपको ना तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, उसमें डिसिप्लिन भी आपको उतना नहीं चाहिए। वो तो आपको बस अगर हाँ ये मेरे स्टेट का, ये मेरे देश का है डांस, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन फोल्क डांस हम लोग को एक बहुत गहरा मैसेज देता है। ये देता है कि डांस में यूनिटी है। हम जब डांस, हाँ, सबको जोड़ लेता है। मान लीजिए अगर आज नवरात्रि है, गरबा होगा हमारे गली में, ठीक, सबको घर घर इनविटेशन होता है कि आओ आज गरबा है।
सब आएंगे, सब अपने अंदर का बहस छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सब आएंगे। हाँ, आज फेस्टिवल है, आज हम लोग साथ में डांस करेंगे, आज सबको एक साइड रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबको कनेक्ट करता है। और डांस बस आपको सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं, मतलब डांस आपको ये सिखाता है कि लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो, कभी कभी इंजॉय कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे अभी नवरात्रि चल रहा है, तो कोलकाता में हमारा एक डांस होता है धुनुची नृत्य, जिसमें वो महिलाएं वो कपूर डाल के उसमें मुंह में डाल के और फिर डांस करती हैं। धुआं तो उसका उठता है उसमें। फोल्क डांस का सिग्निफिकेंट भी कई सारा होता है। जैसे असम में हम लोग का बिहू होता है, जी। जब हम लोग का हार्वेस्ट होता है, तो उसमें हम लोग अपने वेदर को सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू भगवान जी, आपने ये वेदर दिया जिससे कि हम लोग को अब अन्न मिलेगा खाने को। तो वही बैसाखी में है बंगड़ा गिद्दा। जी जी। तो डांस हम लोग को ग्रैटिट्यूड भी सिखाता है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया, कोलकाता में हम लोग का धुनुची डांस होता है, उसमें हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कैसे बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, क्योंकि माँ दुर्गा हैं, उन्होंने महिषासुर का वध किया था, और भी कई सारे सिग्निफिकेंस हैं। तो फोल्क डांस एक ऐसा डांस है जो आपको बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के भी एक डांसर बना देता है। डांसर बनाता है और आपको उद्देश्य से जोड़ रहा है जी, कि गलत की पराजय हुई और सही की जीत हुई। बिल्कुल। तो जैसे अभी नवरात्रि चल रहा है, तो जैसे हम लोग भरतनाट्यम के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे भरतनाट्यम में यूजुअली 2 कंपोनेंट होते हैं। भरतनाट्यम 2 कंपोनेंट से बना हुआ है हमारा। एक होता है तांडव और एक होता है लस्य। तो लस्य क्या होता है? तांडव तो मैंने आपको बताया था कि वो प्रभु जी ने आनंद तांडव किया था, फिर उसमें से हमारा भाव, राग और ताल निकले थे। तो एक बार प्रभु ने एक असुर का वध किया था, शिव जी ने एक असुर का वध किया था, और वो इतने क्रोधित हो गए थे उस समय, तो उन्होंने आनंद तांडव किया था। वो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने रौद्र तांडव करना स्टार्ट कर दिया। अब उनका रौद्र तांडव जब स्टार्ट हुआ, कोई उनको रोक ही नहीं पा रहा था। तो सारे देवता अब घबरा गए, बोले कि अब क्या होगा, तो पूरा सृष्टि नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी शांत तो हैं, लेकिन जब अपने रौद्र रूप में आते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता। तो सारे देवता घबरा गए, बोले कि अब क्या होगा, अब तो सारा सृष्टि नष्ट हो जाएगा। सब लोग गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी बोले मैं तो खुद नहीं रोक सकता उनको। तो फिर विष्णु जी बोले चलिए हम लोग गौरी जी के पास चलते हैं, दुर्गा माता के पास चलते हैं, हो सकता है उनके पास कोई सोल्यूशन हो। तो सारे देवता जी लोग गए गौरी जी के पास। गौरी जी बोले ठीक है, मैं जाऊंगी, मैं शिव जी को शांत करूंगी। तो जब गौरी जी गई, उन्होंने एक बहुत सुंदर एक कोमल नृत्य प्रस्तुत किया शिव जी के रौद्र रूप के साथ, जिसको फिर शिव जी ने लस्य बोला। तो भरतनाट्यम में दुर्गा माता का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भरतनाट्यम थोड़ा सा पावरफुल है, लेकिन उसमें ग्रेस भी उतना ही इक्वली है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अर्धनारीश्वर, भरतनाट्यम बस उसी का एक फॉर्म है, अर्धनारीश्वर का, क्योंकि उसमें शिव जी का रौद्र रूप भी है और दुर्गा माँ का लस्य भी है, जो रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये भरतनाट्यम हमें सिखाता है बहुत अच्छे से कि अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है तो तब लाइफ का कोई मोटिव नहीं रह जाएगा। तो डांस आपको बस सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं, अपने लाइफ में एक बैलेंस भी सिखाता है। ये बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक है अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब हम आते हैं, जो मैंने प्रश्न किया आपसे कि डांसर्स आजकल मोबाइल के ज़रिए भी डांसर्स बने हुए हैं, पर जो सही नृत्यांगना है या नृत्य करने वाले हैं, उनको कोई भी कैमरा को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने आप को जी रहे हैं उस नृत्य में, तो उसमें कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप क्या कहती हैं इस पर, आपका क्या विचार है? जी, मेरा पर्सनली मैं सोचती हूँ कि अगर आप अपने टैलेंट को विश्व को दिखाना चाहते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर आप एक नृत्य करने वाले हैं
तो आपको जैसे आपने बोला कि आजकल सोशल मीडिया में कुछ भी कोई भी पोस्ट कर देता है, बिल्कुल अगर आप उसमें वेल ट्रेन नहीं हैं, अगर आप उसमें वेल सर्टिफाइड नहीं हैं, तब मुझे लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक जो असली डांसर होता है वो गलत उदाहरण भी बन सकते हैं। जी, वो पहले अपने आप को सुधारता है, ताकि क्योंकि जब आप पोस्ट कर रहे हो तो आप बस अपने लिए नहीं कर रहे हो, पूरा विश्व आपको देख रहा है। अब उस विश्व में से आजकल तो बच्चे तो बहुत आजकल फ़ोन पे रह रहे हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं, यही मैंने कहा ना, गलत उदाहरण बन सकते हैं। जी, आपसे कुछ सीख रहे हैं। और अगर आप खुद में ही डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आप खुद में ही नहीं जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, तो आप दूसरों को क्या सिखाओगे? बिल्कुल। तो मैं बिलीव करती हूँ कि आप ठीक है, आप सोचते हो कि आप पूरे देश में मतलब पूरे विश्व में अपना दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं एक डांसर हूँ, अपना कला को आप प्रस्तुत करना चाहते हो, बांटना चाहते हो अपना ज्ञान, इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि आप अपने में डिसिप्लिन हो, आप अपने कला को जानते हो, ताकि आगे से आके कोई ऐसे प्रश्न ना करे कि तुम अपने कला में ऐसा क्यों किए। मैं अपने कला को अच्छे से जानता हूँ, अगर सामने से कोई आया भी तो मैं रेडी हूँ कि मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो ऐसा होना चाहिए, तभी आप एक डांसर कहला सकते हो। बहुत अच्छा विचार आपने हमारे साथ बांटे। हमारे साथ प्रगति त्रिपाठी जी ने बहुत कुछ साझा किया हमारे साथ कि नृत्य कैसे उनको डिसिप्लिन में लाता है और कैसे अपने आप को समझने में उनको शक्ति देता है, और तभी वे मंच पर जाकर प्रस्तुति दे पाती हैं। इसमें बहुत साधना तो है ही, बहुत सी, साथ ही प्रैक्टिकल मतलब नृत्य करना, उसके पीछे जो पूरी थ्योरी है, पूरा इतिहास है, वो भी उन्होंने हमारे साथ साझा किया। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। पर अब मैं प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आप भरतनाट्यम, कथक के बाद जो तीसरा शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा होगा आपके लिए जिसमें आप रुचि रखती हैं? जी, मैं तो कुचिपुड़ी का नाम लूँगी, क्योंकि कुचिपुड़ी या ओडिसी, क्योंकि ये भी भरतनाट्यम और कथक से काफ़ी जुड़ा हुआ है, और इसमें भी सेम डिसिप्लिन और सेम चीज़ सिखाया जाता है। वो तो सभी शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के साथ आवश्यक है जी। वो तो हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक है। अगर मैं कहूँ, नवरात्र चल रहे हैं, अगर हम डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे तो हमारे व्रत भी सफल नहीं हो पाएंगे जी। ये साधारण सा एक नियम है कि हम अगर अपने आप को बैलेंस रखना चाहते हैं, सही मायने में जीना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में नियम होना बहुत आवश्यक है। जी, तो कुचिपुड़ी मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि मैं भरतनाट्यम अभी सीख रही हूँ। तो भरतनाट्यम मैंने जैसे आपको बोला कि इसमें आप एडवांस लेवल पर पहुँच चुकी हैं। जी, तो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया तांडव और लस्य। लेकिन कुचिपुड़ी में मेनली ज़्यादातर लस्य होता है, उसमें ग्रेस ज़्यादा होते हैं, उसमें प्रेम भावना ज़्यादा दिखाते हैं हम लोग। मतलब झगड़ा, वॉर या फिर ये सब कहानियाँ कम दिखाते हैं, उसमें प्रेम भावना ज़्यादा दिखाते हैं, और ओडिसी भी सेम जाता है। तो वैसे तो मुझे जितने टाइप्स ऑफ इंटर क्लासिकल डांसर्स है उन सब को सीखना है, लेकिन अभी मेनली मैं इसके बाद हो सकता है कुचिपुड़ी या ओडिसी को प्रेफर करूँगी। और यहाँ के गीत गवाई में कभी आपने भाग लिया? बस एक बार गई थी, भाग नहीं लिया है, लेकिन मैंने देखा है उसमें भी लोग काफ़ी रुचि देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। क्योंकि अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे बोला था, सब कुछ नृत्य में ही समाहित है। बिल्कुल। तो ये नृत्य का जो परंपरा मॉरिशस में चलता आ रहा है, ये कभी डाउन नहीं होना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं वो भी कलाकार हैं और वो अपना वैल्यू उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो मैं बिलीव करती हूँ कि हर कलाकार को, हर टाइप के कलाकार को, वो इंडियन क्लासिकल डांसर हो, गीत गवाई के आर्टिस्ट हो, एक लोक नृत्य हो, जी, एक लोक नृत्य के डांसर हो, या फिर बॉलीवुड
कोई भी टाइप के डांसर हो, सबको सेम इम्पोर्टेंस, सबको सेम वैल्यू, सबको सेम इज्जत मिलना चाहिए। और उन लोगों का डांस फॉर्म कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोग के लिए उनका डांस फॉर्म उनका जीवन है। क्योंकि मैं किसी को नहीं बोल सकती तुम्हारा डांस फॉर्म कम है, मेरा ज़्यादा है। सबको अपना आर्ट प्रिय है, जैसे मुझे मेरा है। अगर कोई मेरे आर्ट फॉर्म पे क्वेश्चन करे तो मुझे बुरा लगेगा, वैसे ही अगर मैं किसी के आर्ट फॉर्म पे क्वेश्चन करूँ तो उन्हें बुरा लगेगा। बहुत कार्यक्रम को अंत की ओर लेके जा रहे हैं। आपका कोई विशेष संदेश हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने पैशन को, अपने टैलेंट को कभी इग्नोर ना करें। कोई भी एज हो, कभी भी आपको रियलाइज़ हो कि मुझे ये करना चाहिए लाइफ में। एक आर्टिस्ट का एज नहीं देखा जाता है, एक आर्टिस्ट का आर्ट देखा जाता है। बहुत सुंदर। तो कभी भी आपको रियलाइज़ हो, मान लीजिए अगर कौन जानता है फ्यूचर में क्या होगा, अगर आज आपको लगे कि आज मुझे स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट करिए, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम सब बिगनर होते हैं जी। तो एक बिगनर होने से कभी डरिए मत, क्योंकि जब तक आप एक बिगनर नहीं होगे, जब तक आप फेल नहीं होगे लाइफ में, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अचीवमेंट का खुशी नहीं होगा। खुशी नहीं होगी। बहुत अच्छे विचार आपने हमारे साथ साझा किए। आप समय निकाल कर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी, बहुत बहुत आभार आपको प्रगति त्रिपाठी जी। और यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे सुदर्शनी जी को, रत्नमाला मंगरू जी को और कवीश जी को, जिन्होंने हमारा सहयोग दिया। अंजू को आज्ञा दें, नमस्कार। बहुत बहुत